हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, वो था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आइए देखते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो हमने देखा था हमारा आर्टिकल देखा था। आर्टिकल कौन से कौन से तक? आर्टिकल 1 टू आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 1 देखा था हमने। आर्टिकल 1 के अंदर क्या था हमारा? हमारी कंट्री का नेम था। हमारी कंट्री का नेम क्या था? इंडिया, दैट इज भारत। और पॉलिटी कौन सी थी? यूनियन ऑफ द स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ द स्टेट। फिर हमने देखा था आर्टिकल नंबर 2 देखा था, जिसमें पार्लियामेंट को पावर थी कि कोई वो क्या करेगी, कोई भी न्यू स्टेट बनी हुई है उसको अपने यूनियन के अंदर मिला सकती है, या फिर कोई भी स्टेट बाहर की है उसके अंदर भी हमारे यूनियन को मिला सकती है। ठीक है। और फिर हमने देखा था आर्टिकल नंबर 3, जिसमें पार्लियामेंट के पास कौन सी पावर थी कि वो स्टेट के साइज को बढ़ा भी सकती है, छोटा भी कर सकती है, उसका नेम भी चेंज कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है। ये पार्लियामेंट थी। ये पावर्स थी किसके पास? हमारी पार्लियामेंट के पास। फिर आया था हमारा आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में क्या देखा था हमने? आर्टिकल नंबर 4 में बताया गया था हमें कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो जो वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3, जो स्टेट को चेंजेस कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, तो इसके लिए जो अमेंडमेंट होगा वो सिंपल लेजिस्लेचर की तरह होगा। जस्ट लाइक सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। वो किसके थ्रू पास नहीं होगा? वो आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग पास नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या देखा था? बेरोबारी केस देखा था हमने। बेरोबारी केस 1960, जो क्या था? लैंड डिस्प्यूट था किस किसके बीच में। जो आज हम बांग्लादेश देखते हैं, वो पहले क्या था हमारा? ईस्ट पाकिस्तान था। तो उसका और इंडिया का, ईस्ट पाकिस्तान का और इंडिया का क्या था? लैंड डिस्प्यूट था उस टाइम पे। कुछ पार्ट जो इंडिया का है वो कहाँ पे जाना था? वो बांग्लादेश में जाना था। और कुछ पार्ट जो बांग्लादेश का है वो कहाँ पे आना था? वो इंडिया में आना था। इसलिए लैंड डिस्प्यूट हुआ था। तो इसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन गया था कि जैसे आर्टिकल 3 के अंडर क्या थी? आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट की जो पावर है कि स्टेट का साइज बढ़ा सकती है और कम कर सकती है, तो क्या ये इंक्लूड करती है कि हम अपने स्टेट का कुछ पार्ट किसी दूसरी कंट्री को दे दें? ये क्वेश्चन आया हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आर्टिकल 3 के अंडर नहीं है कि हमारी किसी भी स्टेट का पार्ट तोड़ के वो किसको दे दे, किसी दूसरी कंट्री को दे दें। ये हमारे आर्टिकल 3 के अंडर नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 1960 में। तो उन्होंने क्या कहा? अगर आपको बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट कौन सा हुआ था उस टाइम पे? ये हमारा 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उस टाइम पे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर दोबारा से कब हुआ ये? दोबारा से 1969 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा क्वेश्चन आया ये। तो उन्होंने कहा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जब आप क्या करो, बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करो। ठीक है। ये किससे होगा? एग्जीक्यूटिव एक्शन से होगा। इसके लिए आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये आपका आया था। ठीक है। अब आइए करते हैं स्टार्ट इसको आगे। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमारे जो इंडिपेंडेंस के टाइम थे, तो उस टाइम पे हमारे क्या क्या थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और क्या था? प्रिंसली स्टेट्स थे। जिसमें हमारा जो ये आज़ादी के टाइम, जो इंडिपेंडेंस के टाइम में हमने देखा था, तो प्रिंसली स्टेट्स थे और कौन से थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस को तो क्या मिल गई थी? इंडिपेंडेंस मिल गई थी। लेकिन जो ये हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, इनके सामने हमने 3 कंडीशंस रखी कि आपकी कंडीशंस है। जैसे इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद हमारा जो इंडिया है वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। किस किस में? एक तो पाकिस्तान में और एक इंडिया में। उस टाइम पे हमारा इंडिया क्या है? 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। एक तो इंडिया में हो गया था और एक पाकिस्तान में। और थर्ड कौन से बचे थे? प्रिंसली स्टेट।
तो प्रिंसली स्टेट को इनको 3 कंडीशंस दी गई कि आपको क्या करना है, या तो आप किस में मिल जाइए, जाके पाकिस्तान में मिल जाइए, या आप इंडिया में रहिए, या आप क्या रहिए, इंडिपेंडेंट रहिए। ये क्वेश्चन आए किसके सामने, प्रिंसली स्टेट के सामने। लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ था, तो कुछ कुछ जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन कुछ रह गई थी। कौन सी रह गई थी, 3 रह गई थी। वो 3 कौन सी रही थी, जूनागढ़ रहा था जो गुजरात में मिलता है हमें, हैदराबाद रहा था और जम्मू कश्मीर रहा था उस टाइम पे। इन्होंने क्या कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये हमारे इंडिया में कहाँ पे दिखते हैं, देखिए जैसे ये हमारी इंडिया है, नहीं रुको एक बार दोबारा बनाते हैं इसको। एक्चुअली मैं ये लेक्चर्स फ़ोन में रिकॉर्ड करती हूँ तो फिर इसलिए थोड़ा स्पेस कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ये इंडिया, तो गुजरात है हमारा, यहाँ पर क्या था, जूनागढ़ था, यहाँ पे हमारा हैदराबाद हो गया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया। अब इन्होंने तो क्या कहा कि हम क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। अब जैसे इनको कैसे अलाउ किया जाएगा कि आप जाइए और पाकिस्तान से मिल जाइए, तो ये इंडिया तो अलाउ नहीं करेगा, नहीं नहीं। तो फिर क्या हुआ, गुजरात में तो क्या कराया गया, रेफरेंडम कराया गया। वहाँ के लोगों से पूछा गया कि आप कहाँ पे रहना चाहते हैं, तो उनसे रेफरेंडम कराने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम आपके इंडिया में रहेंगे। ठीक है, तो इससे जो जूनागढ़ था वो तो हमारे इंडिया में मिल गया। ये काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और फिर जो हैदराबाद था, इसको कैसे यूनाइट किया था हमारी इंडिया के अंदर, इसको कैसे यूनाइट किया, थ्रू पुलिस एक्शन। वहाँ पे पुलिस एक्शन भेज दिए थे। और जो जम्मू कश्मीर है, इसको कैसे भेजा गया था, बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ सजेशन। देखिए देखिए, evolution of states and union territories, integration of the princely states. At the time of the independence, India comprised 2 categories of the political units, namely British provinces थे जो डायरेक्ट रूल थे, और कौन सी थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी। और द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्रिएटेड 2 इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियंस ऑफ इंडिया। जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया था उसने क्या बना दी थी, इंडिया और पाकिस्तान बना दिए गए थे। एंड गेव 3 ऑप्शंस टू द प्रिंसली स्टेट्स, दैट इज जो इन प्रिंसली स्टेट्स को क्या कर दिए, 3 ऑप्शंस दिए थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप या तो इंडिया में मिलिए, या फिर आप पाकिस्तान में मिलिए, या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ऑफ द 552 प्रिंसली स्टेट्स सिचुएटेड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, 552 प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया कि हम आपके इंडिया में मिलेंगे। 549 इंडिया जॉइंट, 514 जो कि टोटल कितनी थी, 552 थी हमारी प्रिंसली स्टेट थी, जिसमें 549 ने क्या कहा कि हम आपके इंडिया में रहेंगे। और जो 3 रह गई थी, जोन सी मैंने अभी आपको बताई है, हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी और कश्मीर थी, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था इंडिया में ज्वाइन करने के लिए। हाउएवर इन द कोर्स ऑफ द टाइम देयर वाज also integrated with Indian Hyderabad by means of पुलिस एक्शन। हैदराबाद को कैसे मिला लिया गया था, पुलिस एक्शन के थ्रू इंडिया में। जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था, बाय रेफरेंडम, उनकी जनता से पूछा गया था कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। जो कश्मीर है उसको कैसे मिलाया था, बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, कि साइन कर दिया था उन्होंने कि हमारे आपके इंडिया में रहना चाहते हैं। इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन। जब हम देखते हैं 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, उस टाइम पे 4 क्लासिफिकेशन थी हमारी स्टेट्स की। कौन सी थी, उनको पार्ट ए में डिस्ट्रीब्यूट किया है, पार्ट बी में और पार्ट सी में और पार्ट डी में टेरिटरीज में। इन ऑल देयर आर नंबर्ड 29। पार्ट ए कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ 9, जो पार्ट ए था उसके अंदर कितनी थी, 9 थी। अस्ट वाइल गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, उसके अंदर जो गवर्नर की प्रोविंसेस थी वो ब्रिटिश इंडिया की, वो थी वो 9 पार्ट ए के अंदर। जो पार्ट बी था, स्टेट्स कंसिस्टेड ऑफ 9, पार्ट जो बी है उसके अंदर भी 9 थी। प्रिंसली स्टेट्स विद द कमीशन, प्रिंसली स्टेट्स विद द स्टेट विद लेजिस्लेचर। ठीक है, इसमें कौन सी थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, 9 थी ये भी। पार्ट सी में क्या था, स्टेट्स कंसीडर्ड अर्स्टवाइल ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सी वाले में कौन से थे, कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फोर्थ वाला था, फोर्थ देखिए आगे देखिए,
एंड सम ऑफ द erstwhile princely states. दिस पार्ट सी स्टेट्स कितनी थी, ये 10 थी. फिर जो आगे आपका पार्ट डी है उसके अंदर आपकी ये यूटी थी. कौन से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड थी, वर कैप्ट एज द सोलिडेरिटी ऑफ पार्ट डी टेरिटरी. इसके अंदर कौन सा था हमारा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. फिर उसके बाद क्या हुआ, 1950 में पार्ट 4 क्लासिफिकेशन थे इनके. ए था, बी था, सी था एंड डी था. ए में कौन से थे, आपकी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जो गवर्नर ने रूल की थी. बी में आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी. सी में आपके कमिश्नर्स थे. और डी वाला कौन सा था आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. फिर क्या हुआ, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिर कमिटीज बनाई गई कि हम अपने कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें स्टेट्स में अलग अलग में, ताकि इसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके. तो उस टाइम पे किया गया, कमिटीज बिठाई गई कि हम किस बेसिस पे हमारी स्टेट्स को बनाएं. पार्लियामेंट के सामने ये क्वेश्चन आया, तो फिर कमिटीज बनाई गई. कौन सी सबसे पहले जो कमेटी आई थी वो है आपकी धार कमीशन. फिर उसके बाद आएगी आपकी जेवीपी. फिर उसके बाद आएगी आपकी फैजल अली कमेटी. देखिए धार कमीशन. The integration of the princely states with the rest of the India has purely and an ad hoc arrangement. There has been a demand from different regions, particularly South India, for reorganization of the states on linguistic basis. तो क्या हुआ, जैसे साउथ में से डिमांड आने लगी कि हमारी सेपरेट स्टेट बना दीजिए. किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे कि हमारी लैंग्वेज क्या है, अलग है दूसरों से, तो आप हमारी अलग से स्टेट बना दीजिए. फिर दूसरों वालों ने क्या कहा कि हमारी भी इनसे अलग है तो आप हमारी भी अलग से स्टेट बना दीजिए. तो फिर ऐसे तो इंडिया यूनाइट कभी हो ही नहीं पाएगा. अगर हम हर एक लैंग्वेज के बेसिस पर अलग अलग स्टेट बना देंगे तो इंडिया तो यूनाइट नहीं होगा ना. तो इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे भी हर्ट होगी. तो फिर ये क्वेश्चन गया धार कमीशन के पास कि क्या हमें लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाने चाहिए. तो फिर आगे देखिए, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया से क्वेश्चन आया था फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस. अकॉर्डिंगली इन जून 1948 the government of India appointed linguistic provinces commissions under chairmanship of the SK Dhar to examine the feasibility of this. तो 1948 में ये कमेटी बैठी थी, ये एग्जामाइन करेगी कि हमारा जो स्टेट्स बनेगी वो किसके बेसिस पे बनेगी, क्या बनेंगी वो हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे. ये क्वेश्चन था उनके सामने. आगे देखिए, submitted its report in December 1948 and recommended reorganization of the states on the basis of administrative convenience rather than लिंग्विस्टिक फैक्टर. तो एसके धार कमेटी ने क्या कहा कि हम लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट नहीं करेंगे, और किसके बेसिस पे करेंगे, हम हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के पर्पज से देखेंगे. This created much resentment and led to the appointment of another linguistic provinces committee by Congress in December 1948. तो फिर ये तो रिकमेंडेशन इन्होंने मानी नहीं थी. फिर उसके बाद क्या था, दोबारा से एक कमेटी बनी थी. किस किस की बनी थी, जवाहरलाल नेहरू की, वल्लभ भाई पटेल की एंड पटाभी सीतारामैया. एंड हैंस वॉज नोन एज जेवीपी कमेटी. जेवीपी की देखिए, जे का ये जवाहरलाल नेहरू हो गया, वी से वल्लभ भाई पटेल हो गया, और पी से क्या हो गया हमारा पट्टा भाई सीतारामैया. इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1949. इनके सामने भी यही क्वेश्चन था कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्या बनना चाहिए. तो 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की एंड फॉर्मली रिजेक्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट. तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, हमारी जो जो स्टेट बनेगी वो लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनेगी. देखिए ये यहाँ पे इसे जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये टेबल है, ये इसमें बताया गया है कि हमारे जो 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग जो हमारी टेरिटरीज थी वो पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी एंड पार्ट डी में. ये कई बार आपका मैच द फॉलोइंग में आ जाती है कि आप इनको अरेंज करिए कि उस टाइम पे ये कौन से पार्ट्स में थी. देखिए मैंने अभी आपको बताया था पार्ट ए में कितनी थी, 9 थी, पार्ट बी में भी 9 थी, पार्ट सी में आपकी 10 थी, और पार्ट जो डी था उसके अंदर आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था. सॉरी. फिर आगे देखिए आप. However, in October 1953, the government of India was forced to create the first linguistic state known as the Andhra state by separating the Telugu speaking areas from the Madras state. तो ये क्या कहता है कि 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्स कर दिया गया कि आपको लैंग्वेज की बेसिस पे क्या बनानी पड़ेगी, हमारी स्टेट बनानी पड़ेगी.
तो जो हमारी फर्स्ट स्टेट बनी ऑन बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, कौन सी बनी थी? वो आंध्र स्टेट बनी थी। किससे अलग होके बनी थी? तेलुगु स्पीकिंग पीपल से। कौन बोलते थे वो? मद्रास में जो तेलुगु बोलते थे उनसे सेपरेट होके कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। फिर आगे देखिए, दिस फॉलोड अ प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एजिटेशंस एंड डेथ ऑफ द Potti Srimamalu, a Congress person of standing after a 556-day hunger strike for the cause। तो क्या हुआ उस टाइम पे? क्या हो गया था? स्ट्राइक कर ली थी इन्होंने। तो इनकी डेथ होने के बाद हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्सली इनकी डेथ हो गई थी उस टाइम पे, स्ट्राइक के टाइम पे। तो उस टाइम पे बहुत सारे झगड़ा होने लगा सबके बीच में। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स्ड होगी और इन्होंने क्या बना दिया? फर्स्ट स्टेट बना दी लैंग्वेज के बेसिस पर। कौन सी बनी? वो आंध्र स्टेट बनी थी। फिर आगे आपका थर्ड कमीशन आता है, वो है फैजल अली कमीशन। द क्रिएशन ऑफ द आंध्र स्टेट्स इंटेंसिफाइड द डिमांड फ्रॉम द अदर रीजन्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये क्या कहते हैं? ये कह रहा है जैसे आंध्रा स्टेट बन गई थी तो उसके बाद और क्या क्या कहने लगे कि आपने आंध्रा तो बना दिया, आप हमारी और स्टेट बना दी, हमारी भी बना दीजिए लैंग्वेज के बेसिस पर। अगर आंध्रा बन सकता है तो हमारी स्टेट्स भी बन सकती है ना लैंग्वेज के बेसिस पर। This forced the government of India to appoint a three-member state reorganization commission under the chairmanship of the फैजल अली to re-examine the whole question। तो फिर थर्ड टाइम क्या बनी? फैजल अली कमीशन बना। इनके सामने भी वही क्वेश्चन था कि क्या हमें लैंग्वेज के बेसिस पर बनाना चाहिए। फिर आगे इसके अंदर मैं आपको वैसे बता देती हूँ। तो इसके अंदर इन्होंने क्या कहा? फैजल अली कमीशन के सामने ये क्वेश्चन था कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनानी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि हम लैंग्वेज के बेसिस पर बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक लैंग्वेज जो अलग है उसका अलग से ही स्टेट हो। देखिए, ब्रॉडली एक्सेप्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, broadly accepted the language as the basis of reorganization of the states। हम states बना सकते हैं on basis of the language, but it rejected the theory of one language one state। तो ये इसने इस थ्योरी को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि हर एक जिसकी भी लैंग्वेज अलग है उसका अलग से स्टेट होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार पूछने में कि क्या फैजल अली कमीशन ने लैंग्वेज के बेसिस पर एक्सेप्ट कर दिया था? ऐसा नहीं था, ठीक है। Its view was that unity of India should be regarded as the primary consideration in any redrawing of the country political units। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारी जो यूनिटी है वो सबसे ऊपर है। It identified four major factors that can be taken into account in any scheme of the reorganization of the states। फर्स्ट कौन सी थी? प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। हमारी जो यूनिटी है वो सबसे ऊपर है और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री मस्ट है ये। फिर सेकंड, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। हमारी इंडिया के अंदर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी जरूरी है। थर्ड वन, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। फोर्थ वन क्या है आपका? प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल। कि हमें क्या करना है? वेलफेयर ऑफ द पीपल करना है। जैसे कि हम आगे देखेंगे जो हमारा डीपीएसपी है उसका एम क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये वेलफेयर ऑफ द पीपल क्या है? मस्ट है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग, फैजल अली के अकॉर्डिंग, तो फिर उसके टाइम क्या होना था? डिस्ट्रीब्यूशन होना था हमारी जो स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का। तो उस टाइम पे क्या हो गया? देखिए, द कमीशन सजेस्टेड द एबोलिशन ऑफ द फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज। जैसे मैंने आपको बताया कि 1950 के अकॉर्डिंग वो टेरिटरीज किस में डिस्ट्रीब्यूट थी? पार्ट ए, बी, सी एंड द डी। तो इन्होंने, इस कमीशन ने क्या कहा कि ये फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन है, आप इसको एबोलिश कर दीजिए एंड टेरिटरीज अंडर दिस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ, इनको एबोलिश कर दीजिए और क्या कर दीजिए आप? 16 स्टेट्स बना दीजिए और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव territories। Government of India accepted these recommendations with certain minor modification। जो इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि आप क्या करिए? 16 स्टेट बना दीजिए और 3 क्या कर दीजिए? सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब यूटी बना दीजिए। 16 स्टेट एंड 3 यूटीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी इसकी रिकमेंडेशंस को क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन कुछ माइनर मॉडिफिकेशन करके। बाय द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है आपका 1956 का और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है एक्ट 1956। द डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए एंड द बी स्टेट वाज डन अवे with part C। States was abolished, some of them were merged with the adjacent states and some others were designed as a UT।
कुछ को यूटी बना दिया गया और कुछ को स्टेट बना दिया जाएगा। जो पार्ट ए और पार्ट बी थे जो सेपरेट थे पहले, उनको आपस में मिला दिया गया है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट ऑफ द केरला बाय मर्जिंग द Travancore and the Cochin state with the Malabar district of the Madras state and the Kasargode of South Canara, Dakshin Canada. It merged Telugu speaking areas of the Hyderabad state in the आंध्र स्टेट। तो ऐसे ऐसे करके हमारी जो ये क्या बन गई, स्टेट्स बन गई थी मिला के इनको। फिर आगे देखिए, ये आपका है न्यू स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। हमारी जो है न्यू स्टेट्स बनी आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। कौन सी बनी, इससे आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसको अरेंज करना आ जाएगा कि कौन सी स्टेट आपकी पहले बनी थी, कौन सी बाद में बनी थी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आप इनका मतलब रटा तो मत मारिएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा मेमोराइज तो कर लीजिएगा कि आप उसको क्या कर सकें, जब आपके सामने ऑप्शंस रखे हों तो आप उनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इजिली। Even after the large-scale reorganization of the states in 1956, the political map of the India underwent continuous changes due to the pressure of the popular agitations and the popular political conditions. पॉलिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो मैप क्या होता गया, टाइम के साथ चेंज होता गया। द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ सम मोर स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल होमोजेनिटी रिजल्टेड इन द बाइफर्केशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो उनको क्या किया, बीच बीच में टूटती रही वो, सॉरी। फिर आगे देखिए, हम देखते हैं कि कौन सी स्टेट बनी थी। तो सबसे पहले आपका बना है ये महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये कब बना था आपका, 1960 में बना था। आप इसको जस्ट मेमोराइज करना कि मतलब कौन सा स्टेट आपका पहले बना है। इन 1960 में बना था ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं किससे सेपरेट होकर बना था। इसका आपको बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा पहले बना था और कौन सा बाद में बना था। जो महाराष्ट्र एंड गुजरात है ये 1960 में बना था। बाइलिंगुअल स्टेट्स थी कौन सी, बॉम्बे जो किसको डिवाइड करके बनी थी, महाराष्ट्र को जो मराठी स्पीकिंग पीपल थे एंड गुजरात स्पीकिंग पीपल। गुजरात बना था। गुजरात वॉज एस्टेब्लिश एज द 15th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। ठीक है, ये आपका गुजरात हो गया। महाराष्ट्र आपका 1960 में बना था और जो गुजरात है आपका वो कब बना था, ये 15th स्टेट थी जो आपकी सेपरेट होने के बाद बनी थी। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या थी, आपकी 14 स्टेट्स थे, लेकिन फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद क्या हुआ था, गुजरात जो है आपकी वो 15th स्टेट बनी थी। ठीक है, फिर आपकी महाराष्ट्र बनी है। फिर उसके बाद क्या है, दादरा एंड नगर हवेली। ये कब बनी, जो हमने पोर्टुगीज से ली थी, जो पोर्टुगीज ने रूल किया हमारा, ये हमने कब ली थी, 1954 में ली थी। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड आउट टिल 1961 by an administrator chosen by the people themselves. It was converted into a union territory। इसको क्या बना दिया था, यूटी बना दिया था बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961। इसको दादरा एंड नगर हवेली को। फिर उसके बाद क्या है, गोवा, दमन एंड दीव। इंडिया एक्वायर्ड दिस 3 टेरिटरीज फ्रॉम द पोर्टुगीज। जो गोवा था हमारा, गोवा, दमन, दीव, ये तीनों किसके अंडर थे, पोर्टुगीज के अंडर थे। लेकिन हमने उन पोर्टुगीज से कैसे लिया गया, ये बाय पुलिस एक्शन से 1961। दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ यूनियन टेरिटरी बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962। इनको क्या बना दिया गया था, यूटी बनाया था इनको, किसमें, 1962 में बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। लेटर 1987 में गोवा को क्या बना दिया गया था, स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया था। ये कौन सी है, दमन एंड दीव है, इसको क्या बना दिया गया, एक यूटी बना दिया गया था। फिर आगे आपका आता है पुडुचेरी। द टेरिटरी ऑफ द पुडुचेरी कॉम्प्रोमाइज द फॉर्मर फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया नोन एज द पुडुचेरी। कराईकल भी है, महाई भी है, यनम भी है। द फ्रेंच हैंडेड ओवर दिस टेरिटरी टू द इंडिया इन 1954। ये जो पुडुचेरी है किसके अंदर थी, हमारी फ्रेंच के अंदर थी। फ्रेंच के अंदर थी तो हमें कब मिली, ये 1954 में मिली। फिर आगे, इट वॉज एडमिनिस्ट्रेड एज अ एक्वायर्ड टेरिटरी टिल 1962 व्हेन इट वॉज मेड अ यूटी बाय द 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 1962 में इसको क्या बना दिया गया था, यूटी बना दिया गया था। फिर आपका नागालैंड आता है, इसको कब बनाया, 1963 में इसको बनाया था बाय टेकिंग नागा हिल्स एंड स्वांग्स एरिया आउट ऑफ द स्टेट ऑफ द असम। ठीक है, दिस वाज डन टू सेटिस्फाई द मूवमेंट ऑफ होस्टाइल नागाज।
ये आपका कब बनाया है 1963 में, ये आपको वैसे ही देख लेना थोड़ा सा। फिर आगे आपका आता है हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। और हमारा जो हरियाणा है ये कब बना था, ये 1966 में बना था। पंजाब कब बना था, फिर ये आगे देखिए हरियाणा जो है, देखिए स्टेट ऑफ द पंजाब वाज बाइफरकेटेड टू क्रिएट अ हरियाणा, द 17th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द चंडीगढ़। इसकी जो जो हम ये हरियाणा है, इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी बनेगी, चंडीगढ़ बनेगी। तो इसको कौन सा बना दिया गया, 17th स्टेट थी जो ये बनी थी। दिस फॉलो डिमांड फॉर अ सेपरेट सिख होमलैंड raised by the Akali Dal under the leadership of the Master Tara Singh on the recommendation of Shah Commission। शाह कमीशन के बेसिस पर बना था ये। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश बना था, ठीक है। पहले कौन सा बना, ये हरियाणा बना, पंजाब तो ये पहले ही था। फिर हरियाणा बना था, फिर चंडीगढ़ तो इसकी क्या बना दिया गया था, ये कैपिटल बना दी गई थी। और जो हिमाचल प्रदेश है ये कब बना था, ये 1971 में बना था। 18th स्टेट थी ये जो बनी थी। फिर उसके बाद आता है आपका मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। ये कब बने थे, 1972 में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आते हैं ये। अ मेजर चेंज दिस टू यूटीज ऑफ मणिपुर एंड Tripura and the sub-state of the Meghalaya got a statehood, and the two union territories, Mizoram and the Arunachal Pradesh, originally known as North-East Frontier Agency, came into being. With this, the number of the states of the Indian Union increased to 21 होगी थी, इसके साथ साथ 21 होगी। जैसे देखिए मणिपुर कौन सी बनी थी, 19, त्रिपुरा 20, मेघालय 21। Initially, the 22nd Constitution Amendment Act 1969 created Meghalaya as an autonomous state। मेघालय को क्या बना दिया गया, एक स्टेट बना दिया विद इन द स्टेट ऑफ द असम। फिर आगे देखिए विद इट्स ओन लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाउएवर दिस डिड नॉट satisfy the aspirations of the people of the Meghalaya, the union territories of the Mizoram and Arunachal Pradesh were also formed out of the territories of the Assam। फिर आपका ये सिक्किम है। टिल 1947 Sikkim was an Indian princely state ruled by the Chogyal dynasty। In 1947, after the lapse of the British paramountcy, Sikkim became a protectorate of the India, whereby the Indian government assumed responsibility for the defense, external affairs and the communications of the Sikkim। In 1974 में क्या हुआ, सिक्किम expressed the desire for greater association with the India। 1974 में सिक्किम ने क्या कहा कि हम आपके इंडिया में मिलना चाहते हैं। Accordingly, 35th Constitution Amendment Act हुआ 1974 में, was enabled by the Parliament। पार्लियामेंट में हुआ था ये। This amended introduced a new class of the statehood under the constitution by conferring Sikkim the status as associate state of the Indian Union। फिर आगे देखिए For this purpose, Article 2A and a new schedule, 10th schedule, containing the terms of the conditions of the association were inserted in the constitutions। This experiment, however, did not last long। It could not fully satisfy the aspirations of the people of the Sikkim। फिर उसके बाद क्या हुआ था, रेफरेंडम हुआ था 1975 में। They voted abolition of the institution of the Chogyal। उनका एबोलिश हो गया था वो। एंड सिक्किम बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। कॉन्सिक्वेंटली 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1975 में, was enacted to make Sikkim a full-fledged state of the Indian Union। 1975 में क्या हो गया, सिक्किम को पूरा क्या बना दिया गया, स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया था हमारे इंडिया में। फिर आगे देखिए दिस अमेंडमेंट amended the first and the fourth schedule of the constitution and added a new article 371F to provide the certain provisions with respect to the administration of the Sikkim। ये आपको इतना मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान कर लेना कि कौन सी स्टेट आपको कब बनी थी, ठीक है। फिर आगे आपका है मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश एंड द गोवा। इन 1987 द न्यू स्टेट्स ऑफ द मिजोरम, 14 अरुणाचल प्रदेश, 15 गोवा बनी थी, 16 कौन सी थी, गोवा बनी थी, केम इन टू बिंग एंड 23rd, 24th, 25th ऑफ द इंडियन यूनियन रिस्पेक्टिवली। ये ऐसे से बनी थी जो मैंने अभी आपको बताया। द यूनियन टेरिटरी ऑफ द मिजोरम कन्फर्ड टू द स्टेटस ऑफ फुल फ्लैश्ड। जो मिजोरम पहले क्या था, कन्फर्ड पहले क्या था, यूटी था, अब क्या बना दिया गया, फुल फ्लैश स्टेट बना दिया गया। साइनिंग अ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। मिजोरम पीस अकॉर्ड हुआ था 1986 में बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द मिजो नेशनल फ्रंट, एंडिंग द 2-decade old insurgency। Arunachal Pradesh has been a union territory from 1972। The state of the Goa was created
बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ द गोवा फ्रॉम द यूटी ऑफ द गोवा, दमन एंड द यू। फिर ये आपका छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और झारखंड है। ये कैसे बने थे, कब बने थे? 2000 में बने थे। दीज टू वर द स्टेट्स ऑफ द छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये बनी थी हमारे 2000 में बनी थी। वर क्रिएटेड टेरिटरीज ऑफ द मध्य प्रदेश एंड द यूपी एंड द बिहार रिस्पेक्टिवली। दिस बिकेम 26, 27, 28 स्टेट बनी थी ये हमारी, जो इंडिया के यूनियन में बनी थी। फिर तेलंगाना हम देखते हैं 2014 में बनता है ये, आंध्र प्रदेश से सेपरेट होके। फिर आगे क्या, जम्मू कश्मीर लद्दाख टिल 2019 द erstwhile स्टेट ऑफ द जम्मू एंड द कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था पहले जम्मू कश्मीर का, लेकिन 2019 में क्या हुआ, दस इंजॉयड अ स्पेशल स्टेटस बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल 370 जो था उसको एबोलिश कर दिया गया था। in 2019 this special status was abolished by a presidential order हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, 2019 में। दिस ऑर्डर सस्पेंडेड द अर्लियर ऑर्डर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनका एग्जेप्ट था उसको एबोलिश कर दिया गया था। फर्दर जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 bifurcated the erstwhile state and the Jammu and the Kashmir into two separate union territories, सेपरेट यूटी बना दिए गए थे इनको, जम्मू को और लद्दाख को। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर comprises all the district erstwhile state of the Jammu and the Kashmir except Kargil एंड लेह डिस्ट्रिक्ट विच गोन टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख। जो ये कारगिल और लेह है ये किसके अंदर आ गया था, लद्दाख के अंदर आ गया था। दस नंबर ऑफ द स्टेट्स यूटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 14 टू 14 एंड 6 इन 1956। इतनी थी ना 1956 में, तो आज कितनी है वो 28 स्टेट्स है और 9 यूटी है 2019 के अकॉर्डिंग। फिर आगे चेंजेस ऑफ द नेम, यहाँ पे एक बार रीड आउट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आगे एक बार रिवीजन कर, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। कुछ सजेशंस आप देना चाहते हो वो भी बता सकते हो। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आते तो डिसलाइक का रीज़न बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ उसको। थैंक यू।